वेलकम टू लेक्चर नंबर 16 ऑफ वेक्टर्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था एक्सरसाइज 5.4 का सॉल्यूशन, तो जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 12 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हुए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 12 से आगे के जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आपने लेक्चर नंबर 15 और उसके पहले का जो वेक्टर प्रोडक्ट का सिनॉप्सिस का वीडियो वो नहीं देखा हुआ है तो उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप वहां पे जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 13 के। आगे के क्वेश्चन हमारे पास में क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपको दिया हुआ है, फाइंड ए बार इफ ए बार क्रॉस आई कैप प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बार माइनस 5 जे कैप इज इक्वल टू 0। तो हम लोग सपोज कर लेते हैं, लेट ए बार इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप सपोज कर लिया हमने। अब हमारा काम है एक्स वाई जेड फाइंड आउट करके दिखाना है। तो हमें कुछ कंडीशंस दी हुई हैं, जैसे हमें दिया हुआ है ए बार क्रॉस आई कैप। तो ए बार क्रॉस आई कैप क्रॉस प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ आई जे के, फर्स्ट वेक्टर ए बार है और ए बार के हमारे पास कंपोनेंट है एक्स वाई एंड जेड, और आई कैप के कंपोनेंट मतलब सिर्फ आई ही रहेगा, जे और के तो है नहीं। तो आई का कंपोनेंट हमारे पास में, आई का कोएफिशिएंट हमारे पास में 1 हो जाएगा, और जे के लिए हम लोग लिखेंगे 0 और के के लिए भी क्या लिखेंगे 0, क्योंकि आई और जे और के यहाँ पे है नहीं। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। आप इसको थर्ड कॉलम के फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग में भी सॉल्व कर सकते हैं, या थर्ड रो के अलॉन्ग में सॉल्व करिए, सबसे आसानी के साथ में आ जाएगा, ठीक है। बट जनरली जैसे जो सॉल्व किया जाता है डिटरमिनेंट, मैं उसी तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ। आई लिया हमने, आई का रो कॉलम कवर किया 0 0, ठीक है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। माइनस जे टाइम्स ऑफ जे का रो और कॉलम कवर किया हमने, तो 0 इंटू एक्स हो जाएगा 0, 1 इंटू जेड हो जाएगा हमारे पास में जेड माइनस साइन में, फिर प्लस का के कैप आएगा, और के वाला रो कॉलम कवर करने के बाद में 0 इंटू एक्स हो जाएगा 0, 1 इंटू वाई हो जाएगा हमारे पास में वाई, जो कि माइनस साइन में आएगा, ठीक। आई वाला पूरा तो खत्म हो गया। नाउ माइनस जे माइनस जेड दोनों मल्टीप्लाई करके हो जाएंगे जेड जे कैप, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस वाई के कैप। तो ये आपके पास में ए बार क्रॉस आई कैप आ गया। नाउ 2 टाइम्स ऑफ ए बार दिया हुआ है, ठीक है, तो हम लोग लिख करके मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो हमारे पास गिवन है, क्या गिवन है, ए बार क्रॉस आई कैप प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बार माइनस का 5 जे कैप इज इक्वल टू 0। ए बार क्रॉस आई कैप हमने निकाला जेड जे कैप माइनस का वाई के कैप प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बार। तो ए बार हमने क्या सपोज किया हुआ है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो क्या हो जाएगा 2x आई कैप, सॉरी यहाँ एक ऑलरेडी 2x लिखा है, 2x आई कैप प्लस 2y जे कैप प्लस 2z के कैप, और ऑलरेडी हमारे पास में दिया हुआ है माइनस का 5 जे कैप इज इक्वल टू 0। नाउ एक्स एक्स को आई के कंपोनेंट ढूंढेंगे, तो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास में एक है 2x आई कैप, ठीक, ये कट किया इसको। फिर जे का ढूंढेंगे तो जे हमारे पास में यहाँ पे 3 है। देखिए पहला कौन सा है हमारे पास में z, यहाँ पे फिर उसके बाद में 2y, और इधर थर्ड में हमारे पास में माइनस का 5, और तीनों में से इसमें से और इसमें से जे हमने कॉमन निकल लिया, तो z प्लस 2y माइनस 5 और जे कॉमन निकल गया। फिर उसके बाद k, तो k के लिए हमारे पास में दो, एक माइनस वाई के कैप और यहाँ पे 2z के कैप। तो प्लस 2z को हमने पहले लिख दिया, यहाँ पे माइनस का y, ठीक, और साथ में हो गया k कैप इज इक्वल टू 0। सो दिस इंप्लाइज दैट बाई इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि राइट साइड में हमारे पास में आई जे के तीनों के कंपोनेंट 0 है, और कंपेयर करने पे 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। यहाँ से आपके पास में x की वैल्यू क्या आ रही है 0। फिर उसके बाद में z प्लस 2y माइनस 5, ये भी किसके इक्वल में आ जाएगा, ये भी 0 के इक्वल में आ जाएगा इसको, और यहाँ से हमारे पास में 2y प्लस जेड इज इक्वल टू माइनस 5, राइट साइड में अगर प्लस 5 हो गया, और यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे z का वैल्यू, तो 2y भी किधर लेके जाएंगे राइट साइड में, तो 5 माइनस 2y हो जाएगा, इसको बना लिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक। और फिर k को कंपेयर करेंगे तो 2z माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप z की वैल्यू आपने कैलकुलेट किया उसको पुटअप कर देंगे, तो z की वैल्यू फ्रॉम 1 से क्या अपने पास में 5 माइनस 2y माइनस का y इज इक्वल टू 0। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 10 माइनस का 4y माइनस y ऑलरेडी है इज इक्वल टू 0। नाउ माइनस 4y माइनस y इज इक्वल टू हो जाएगा, ऐड करके हो जाएगा माइनस 5y, और ये 10 जाएगा राइट साइड में,
माइनस का 10, -5 से -10 कैंसल, तो y इज इक्वल टू हमारे पास में 2 आ रहा है। इसकी वैल्यू हम 1 में उठा करके पुटअप करेंगे। सो फ्रॉम 1 से z इज इक्वल टू हो जाएगा 5 - 2 इंटू वाई के जगह पे 2। सो z इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 5 - 2 इंटू 2 4 एंड 5 - 4 इज 1। तो आपको x भी मिल गया, आपको y भी मिल गया, आपको z भी मिल गया। देयरफॉर आपके पास में a बार इज इक्वल टू हो जाएगा, क्या सपोज किया था आपने, एक्स आई कैप मतलब कि 0 आई कैप, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस वाई जे कैप। तो वाई का वैल्यू कितना आया 2 जे कैप हो गया, प्लस जेड के कैप, और जेड का वैल्यू कितना आया 1। तो 1 हम लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम सिर्फ क्या लिख सकते हैं यहाँ पे के कैप। तो ये आपके पास में हो गया वेक्टर ए बार जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये आपके पास में हो गया क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिया हुआ है, इफ magnitude of a bar dot b bar is equal to magnitude of a bar cross b bar and a bar dot b bar is less than 0, then find the angle between a bar and b bar। ठीक है, तो एक यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, a bar dot b bar का अपने पास में फॉर्मूला क्या है, मैग्नीट्यूड डेफिनेशन क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार कॉस थीटा। ठीक, और ए बार क्रॉस बी बार का डेफिनेशन है मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार साइन थीटा, और साथ में एन कैप, वेयर एन कैप इज द यूनिट वेक्टर। तो जब हम लोग यहाँ पे ए बार क्रॉस बी बार का मॉड कैलकुलेट करते हैं, तो हमारे पास सिर्फ बचता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार साइन थीटा। ठीक है, क्योंकि एन कैप एक यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा हमारे पास में, एन 1 हो जाएगा, तो वो गायब हो जाएगा। ठीक है, सो और हमें एक चीज और दिया, ए बार डॉट बी बार क्या दिया, लेस देन 0, डॉट प्रोडक्ट पे वापस आ जाते हैं। तो जब आपके पास में ए बार डॉट बी बार लेस देन 0 होगा, ठीक है, तो इस केस में आपका जो ए बार डॉट बी बार का मैग्नीट्यूड, ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार डॉट बी बार, ये कैसा होगा, ये भी लेस देन क्या होगा, 0 होगा, मतलब कि कैसा होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर हो गई बात। सो यहाँ पे जब हम लोग यहाँ पे मॉड हटाएंगे, लेफ्ट साइड का मॉड हटाएंगे, ठीक है, या फिर डेफिनेशन लगाएंगे, यहाँ पे डेफिनेशन कौन सी लगाएंगे हम लोग, मॉड ए बार मॉड बी बार इंटू कॉस थीटा। तो ये डेफिनेशन किस में आएगी, माइनस में आएगी। क्यों, क्योंकि ए बार डॉट बी बार क्या है, लेस देन 0 है। ठीक है, यानी प्रोजेक्शन किस में जा रहा है, नेगेटिव में जा रहा है। ठीक, सो इज इक्वल टू राइट साइड में मॉड ए बार क्रॉस बी बार का डेफिनेशन लगाएंगे। सो मॉड ए बार मॉड बी बार साइन थीटा, दोनों तरफ से मॉड ए बार मॉड ए बार मॉड बी बार मॉड बी बार। ठीक, मैं मॉड पढ़ रहा हूँ बट एक्चुअली में वो क्या है, मैग्नीट्यूड है। कॉस को हम लोग राइट साइड में लेके आएंगे, डिवाइड करेंगे, तो लेफ्ट साइड में क्या बचेगा, -1, और राइट साइड में हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा। इसको हमने लेफ्ट साइड में अरेंज करके लिख दिया, और राइट साइड में हमारे पास में क्या हो गया, -1। ना आपको थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो टैन थीटा इज इक्वल टू, सबसे पहले -1 को एज इट इज रहने देंगे, माइनस को एज इट इज रहने देंगे, बोलेंगे tan कौन सा एंगल पे 1 देता है, सो tan π/4 पे 1 देता है। ठीक, अब यहां से आपको माइनस की साइन हटाना है, तो माइनस साइन हटाने के लिए हमारे पास में एक अलाइड एंगल का फॉर्मूला है, tan π - थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस का tan थीटा। सो अब यहाँ पे अगर मैं माइनस tan थीटा की जगह पे π/4 अज्यूम करके चलूं, तो इसको मैं किस तरीके से लिखना है, प्लस में लिख सकता हूँ, पाई माइनस थीटा की जगह पे क्या लिया मैंने, π/4। तो -tan π/4 को हम लोग लिख सकते हैं tan पाई माइनस π/4। ठीक है, और भी यहाँ पे 2 पाई माइनस करके भी लिखा जा सकता है, लेकिन हम वहां तक नहीं जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो हमारा थीटा है, दो वेक्टर के बीच का एंगल जो थीटा है वो 0 और पाई के बीच में होता है, तो हम लोग यहाँ पे पाई का यूज किए। सो tan पाई माइनस π/4, tan पाई माइनस 4 पाई माइनस π/4 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इसको, तो 4 पाई माइनस पाई हो जाएगा 3 π/4। सो दोनों तरफ से tan खत्म हो जाएगा, मतलब कंपेयर कर लेंगे, थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में 3 π/4। और ये आपके पास में हो गया क्वेश्चन नंबर 14। नोट डाउन करेंगे, यहाँ पे हम रीजन दे के रखेंगे कि हमने लेफ्ट साइड में डॉट प्रोडक्ट को नेगेटिव क्यों लिया, क्योंकि हमारा ए बार डॉट बी बार क्या है, लेस देन 0 है। क्लियर, तो ये आपके पास में हो गया क्वेश्चन नंबर 14। सो अब आपके पास में क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, प्रूव बाय वेक्टर मेथड दैट sin अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे। ठीक, सो डायग्राम आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इसमें हमने लिया हुआ है कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स एक्सिस हमारे पास में है
ठीक, फिर उसके बाद में वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, मतलब कि एक्स वाई प्लेन में हमने दो पॉइंट लिया हुआ है, एक पॉइंट पी लिया हुआ है और एक पॉइंट क्यू लिया हुआ है। ठीक है, तो पी पॉइंट को ओरिजिन से मिला है, ओपी रे बना, क्यू को ओरिजिन से मिला है, ओ क्यू रे बना। ठीक है, और ये दोनों वेक्टर है क्योंकि इसके पास डायरेक्शन हमने दिया हुआ है। सपोज कर लेते हैं जो ओपी है आपके पास में वो एंगल बना रहा है अल्फा, ठीक है, नेगेटिव डायरेक्शन में, और जो ओकी वो एंगल बना रहा है आपके पास में बीटा। ठीक, सो इन इन चीजों को हम लोग थोड़ा अच्छे तरीके से लिख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 15 में सपोज कर लिया हमने, लेट ओ पी एंड ओ क्यू आर द टू रेस मेकिंग एंगल्स। तो अब मैं अगर पॉजिटिव डायरेक्शन बोलूंगा तो अल्फा को माइनस अल्फा लिखना पड़ेगा, अल्फा एंड बीटा विथ किसके साथ में, विथ एक्स एक्सिस। ठीक, सच दैट यहाँ पे हम एक चीज और मान के चलेंगे, जो हमारे पास में ये दोनों वेक्टर ओपी और ओ क्यू हैं, ठीक है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड जो होगा वो दोनों यूनिट मैग्नीट्यूड होंगे, मतलब कि 1 होगा। ठीक, पहली बात। देयरफॉर अब Q के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे अपने पास में, देखिए तो Q को अगर हम लोग x, y के फॉर्म में लिखते हैं, x, y है, सो Q से अगर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एक समझने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, सपोज Q आपके पास में x, y है और ये कार्टेशियन है और आपको पोलर के फॉर्म में लिखना है, मतलब कि अल्फा और आर के फॉर्म में लिखना है, रेडियस के फॉर्म में लिखना है। तो क्यू से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये आपके पास y हो जाएगा, सपोज नाम यहाँ पे मैंने m रख दिया, ये आपके पास में y हो जाएगा, और ये आपके पास में o से लेके m तक कितना हो जाएगा, x। तो अगर आप यहाँ पे कॉस बीटा अप्लाई करते हैं तो कॉस बीटा होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि x अपॉन ओ क्यू, बट ओ क्यू का मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है, तो ये हो जाएगा x अपॉन 1, सो विच इज इक्वल टू x। तो x इज इक्वल टू आपके पास में क्या आ रहा है, कॉस बीटा, तो q का x कोऑर्डिनेट आपके पास क्या बन रहा है, कॉस बीटा, और इसी तरीके से साइन बीटा। ठीक है, तो साइन बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y अपॉन 1, क्यों भाई, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो बीटा का अपोजिट क्या आपके पास में y, y अपॉन 1 मतलब कि y हो गया, और तो यहाँ पे आपके पास y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, साइन बीटा। ठीक, ठीक इसी तरीके से जो p है आपके पास में, ये आपके पास में देखिए p कौन से कोऑर्डिनेट में जा रहा है, फोर्थ कोऑर्डिनेट में जा रहा है, तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में x तो पॉजिटिव होता है, तो ये आपके पास में आएगा कॉस। अब एंगल यहाँ पे बीटा नहीं, यहाँ पे एंगल क्या आपके पास में अल्फा है। अच्छा, फिर y क्या होगा, तो चूंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में y हमारे पास नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, माइनस का साइन अल्फा। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप एंगल को, साइन को माइनस अल्फा देंगे तो ये माइनस साइन अल्फा ही होगा, ये हमने पढ़ा था 10th में 11th में पढ़ा था, उसी का हमने यूज किया हुआ यहाँ पे। ठीक, तो आपको Q मिल गया, P मिल गया, देयरफॉर Q का जो पोजीशन वेक्टर होगा ओ क्यू बार, वो कितना होगा हमारे पास में, कॉस बीटा आई कैप प्लस साइन बीटा जे कैप। अब चूंकि यहाँ पे के नहीं है तो लिखने का जरूरत नहीं है, सो थर्ड कोऑर्डिनेट नहीं मतलब जेड नहीं है तो के कैप वाला लिखने का जरूरत नहीं है। फिर ओपी बार आपके पास में हो जाएगा कॉस अल्फा आई कैप माइनस साइन अल्फा जे कैप। ठीक, ये आपके पास में ओकी बार और ओपी बार हो गया। नाउ ओपी बार क्रॉस ओक्यू बार को हम लोग दो तरीके से यहाँ पे क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे इसका, एक ओपी बार क्रॉस ओक्यू बार बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक, तो ओपी बार का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय ओक्यू बार का मैग्नीट्यूड इनटू एंगल बिटवीन साइन ऑफ एंगल बिटवीन ओपी एंड ओक्यू। एक बार डेफिनेशन में आपको बता दूं, ए बार क्रॉस बी बार का डेफिनेशन है मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार, और साथ में आएगा एन कैप। ठीक है, वेयर एन कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग ए बार क्रॉस बी बार या परपेंडिकुलर टू ए बार एंड बी बार। तो मॉड ऑफ ओक्यू बार, मॉड ऑफ ओक्यू बार एंड यहाँ पे ओपी रहेगा, ये गलत हो गया, ओपी बार एंड ओक्यू बार साइन, और ओपी और ओक्यू के बीच का एंगल क्या है, तो ओपी और ओक्यू के बीच का एंगल अगर आप देखेंगे तो अल्फा और बीटा, तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा अपने पास में। ठीक है, और साथ में अब यहाँ पे ओपी और ओक्यू दोनों एक्स वाई प्लेन में, तो एक्स वाई प्लेन को कौन सा यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर होता है, जेड एक्सिस के अलॉन्ग में यूनिट वेक्टर क्या हमारे पास में, के कैप। ठीक है ना, तो के कैप क्या होगा, ओपी को और ओक्यू को दोनों को क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। बट
चूंकि ओपी और ओक्यू का मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है, तो ये दोनों कितना हो जाएंगे, 1 1 हो जाएंगे। तो अपने पास सिर्फ क्या बचेगा, साइन अल्फा प्लस बीटा और साथ में आएगा के कैप। अब यहाँ पे आपको नोट डाउन करना है, हमने ओपी से ओक्यू की तरफ क्रॉस किया, ओपी बार क्रॉस ओक्यू बार किया है, ठीक है। तो बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल, ओपी पे अगर आप फिंगर को रखेंगे और कर्ल करेंगे ओक्यू की तरफ, तो थंब जो है आपका डायरेक्शन आउटवर्ड बताएगा, ठीक है। आपका लैपटॉप या मोबाइल जो भी है, पी पे अगर आप अपना फिंगर रखेंगे, क्यू की तरफ कल करेंगे, थंब जो है बाहर का डायरेक्शन बताएगा, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या सपोज करेंगे, पॉजिटिव सपोज करके चल रहे हैं, ठीक है। इसको बना लिया हमने इक्वेशन नंबर 1 ना। ओपी बार और ओक्यू बार को एक और तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ओपी बार क्रॉस ओक्यू बार इज इक्वल टू बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट, जब आप एंगल यहाँ पे सपोज नहीं करेंगे तब। तो कैसे होता है डिटर्मिनेंट में, आई कैप जे कैप के कैप ना। ओपी बार के यहाँ पे हमारे पास में ओपी बार का कंपोनेंट क्या है, पहला है कॉस अल्फा, फिर दूसरा है हमारे पास में माइनस का साइन अल्फा, और तीसरा के है ही नहीं तो जीरो ले लेंगे। फिर ओक्यू बार में हमारे पास में कॉस बीटा, और फिर दूसरा वाला है साइन बीटा, और तीसरा है ही नहीं तो उसको हम जीरो ले लेंगे ना। इसको सॉल्व कर लेंगे, सो दिस इज इक्वल टू आई टाइम्स ऑफ, आई का रो और कॉलम कवर करेंगे तो जीरो को साइन अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, साइन बीटा को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, ये पूरा हमारे पास जीरो हो जाएगा। फिर माइनस का जे टाइम्स ऑफ, जे वाला रो कॉलम कवर करेंगे, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो को कॉस अल्फा से जीरो, कॉस बीटा को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो हो जाएगा। और तीसरा वाला हमारे पास में है के कैप, सो के कैप का रो कॉलम कवर करने के बाद हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कॉस अल्फा को साइन बीटा से, तो ये बनेगा कॉस अल्फा साइन बीटा। फिर कॉस बीटा को साइन अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे, बट साइन अल्फा माइनस है, तो एक माइनस ऑलरेडी हमारे पास में इधर होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस बीटा इंटू साइन अल्फा। तो हमारे पास फाइनली क्या आ रहा है, ओ पी बार क्रॉस ओ क्यू बार इज इक्वल टू, देखिए जी आई वाला जे वाला खत्म हो गया। नाउ के टाइम्स में क्या बचा, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा अरेंज करके लिखूंगा, क्योंकि बीच में प्लस का साइन आया तो मैं इसको कम्यूट करके लिख सकता हूँ, चेंज करके लिख सकता हूँ। तो कॉस बीटा साइन अल्फा को मैं पहले लिखूंगा, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, ठीक है। और इसके बाहर बाहर अपने पास में क्या मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, के कैप, और इसको हमने बना लिया 2। नाउ इक्वेशन 1 और 2 को देखो, दोनों का एलएचएस सेम है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 से दोनों को आरएचएस भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो 1 का आरएचएस हमारे पास में क्या है, साइन अल्फा प्लस बीटा के कैप इज इक्वल टू, सेकेंड का आरएचएस क्या है हमारे पास में, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, और इसके बाहर रहेगा हमारे पास के कैप, दोनों तरफ से के कैप कैंसिल हो गया, या कंपेयर कर लेंगे, एक्चुअली कैंसिल नहीं होगा, वेक्टर है, कंपेयर कर लेंगे। सो दिस इंप्लाइज दैट, ये मैंने रॉन्ग कर दिया, कैंसिल मत करना आप। तो साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आपके पास क्या आ रहा है, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने प्रूव कर दिया वेक्टर मेथड का यूज करके। तो डायग्राम अगर आपको ड्रॉ करने आ गया, ठीक है, और डायग्राम भी बहुत सिंपल है। फिर उसके बाद में ओपी बार क्रॉस ओकी बार एक डेफिनेशन से कैलकुलेट करना और एक डिटर्मिनेंट से, दोनों को कंपेयर करना है, ठीक। आपको जो भी चाहिए, साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा प्रूव होकर के आ जाएगा। तो ये आपके पास में हो गया क्वेश्चन नंबर 15। नो क्वेश्चन नंबर 16 आपको दिया हुआ है, फाइंड द डायरेक्शन रेशोज ऑफ अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू टू लाइंस हुज डायरेक्शन रेशोज आर। तो पहला सवाल हमको दिया हुआ है, दो डायरेक्शन रेशो हमें दिया हुआ है, -2 1 -1 एंड -3 -4 1। सो इसको हम थोड़ा सा वेक्टर के फॉर्म में फाइंड आउट करेंगे, कैसे, देखिए डिटर्मिनेंट का यूज करके, ठीक है। सो डी आर एस ऑफ अ लाइन perpendicular to given lines is equal to determinant of I cap J cap K cap। इसमें अब पहला जो DRS दिया है आपको -2 1 -1, और दूसरा DRS दिया -3 -4 1, इसको पुटअप करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग कंसेप्ट लगा रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट का। देखिए आपके पास में दो लाइन, एक ये है, एक लाइन दूसरे लाइन ये है, ठीक है। सपोज इस लाइन का DRS आपको दिया -2 1 -1, तो इसको अगर आप वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे कंपोनेंट वाइज, तो ये बनेगा -2 I कैप प्लस J कैप माइनस का K कैप,
और दूसरे लाइन जो है उसका डीआरएस दिया है -3 -4 और 1। तो इसका आपके पास में बनेगा कंपोनेंट के फॉर्म में -3 i कैप -4 j कैप प्लस का k कैप। ठीक है, जब आप दो वेक्टर को ज्वाइन क्रॉस करते हैं, सॉरी दो वेक्टर को जब आप क्रॉस करते हैं तो एक नया वेक्टर जनरेट होता है, तो इन दोनों को क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो वही हम लोग यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करके फाइंड आउट कर रहे हैं तीसरे वेक्टर का या तीसरे लाइन का DRS। ठीक है, तो वो किस में आएगा, आई जे के फॉर्म में आएगा। तो आई जे का जो कोएफिशिएंट होगा ना, वही हमारा क्या होगा, DRS होगा। ये चीज आज के बाद नोट डाउन करके रखेंगे। अब भी किसी भी DRS को इस तरीके से लिखा जा सकता है, पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में, इस तरीके से। तो अगर कोई पोजीशन वेक्टर लिखा हुआ है, सपोज आपको लिखा हुआ है ऐसा, a बार इज इक्वल टू 2i प्लस j प्लस k कैप माइनस k कैप, और आपको पूछा गया फाइंड द DRS ऑफ दिस वेक्टर, तो DRS होगा 2, j का कंपोनेंट 1 और k का -1, तो इसका DRS हो जाएगा 2 1 -1। ठीक, सो i टाइम्स ऑफ, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 1 इंटू 1 1, -4 -1 मल्टीप्लाई करके +4 हो जाएगा, बीच में माइनस की साइन, फिर j माइनस में आएगा, j का रो कॉलम कवर किया, 1 इंटू -2 इज -2, माइनस माइनस प्लस, 3 इंटू 1 इज 3, बीच में माइनस का साइन, फिर प्लस k कैप, फिर रो और कॉलम गया, माइनस माइनस प्लस, 4 2 जा कितना हो जाएगा अपने पास में 8, -3 1 जा कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3। सो इसको सॉल्व कर लेंगे, 1 -4 इज -3i कैप, -2 -3 इज -5, माइनस माइनस गेटिंग +5j कैप, एंड 8 + 3 इज 11k कैप। ठीक, दैट इज, अब इसी को अगर हम चाहें तो DRS ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइंस आर क्या हो जाएगा हमारे पास में, -3, 5, 11। क्लियर हो गई बात। तो इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 16 का सेकंड वाला कर सकते हैं। अब आपके पास में क्वेश्चन नंबर 17 है। ये दिया हुआ है आपको, प्रूव दैट टू वेक्टर्स हुज डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन बाय द रिलेशन AL + BM + CN इज इक्वल टू 0। ठीक, तो आपके पास में AL + BM + CN इज इक्वल टू 0, इसको बना लिया इक्वेशन नंबर 1। दूसरा है FMN + GLN + HLM इज इक्वल टू 0, इसको बना लिया इक्वेशन नंबर 2। आर परपेंडिकुलर, अच्छा ये दोनों लाइन जो भी इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है ना, ये दो लाइन के DCS में जो रिलेशन रहेगा वो दिया हुआ है, और दोनों लाइन कैसे आपस में परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, या टू वेक्टर्स बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर है तो आपको प्रूव करके दिखाना है, F/A + G/B + H/C इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। दो वेक्टर आपके पास में है, दोनों वेक्टर के जो DCS हैं उन दोनों DCS के बीच में रिलेशन है, और वो रिलेशन एक इस इक्वेशन से एक्सप्लेन बताया है और एक इस इक्वेशन से, और दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर अगर हैं तो ये आपको प्रूव करके दिखाना है, F/A + G/B + H/C इज इक्वल टू 0। सो देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 से अब हम क्या करेंगे, 1 और 2 को सॉल्व करेंगे और फिर उसको ये प्रूव करके दिखाएंगे। सो फ्रॉम 1 एंड फ्रॉम 1, तो फ्रॉम 1 से हमारे पास में हम लोग यहाँ पे n का वैल्यू निकालते हैं, तो CN इज इक्वल टू हो जाएगा AL और BM राइट साइड में जाएंगे, सो -AL - BM हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू आपके पास में हो जाएगा माइनस का AL माइनस का BM डिवाइड बाई कितना, C। इक्वेशन नंबर इसको बना लिया हमने 3। नाउ 3 को उठा करके हम लोग 2 में पुटअप करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। सो पुट 3 इन 2। सो देखिए FM तो आपके पास एज इट इज रहेगा, n के जगह पे आ जाएगा माइनस का AL माइनस का BM अपॉन C ब्रैकेट क्लोज, प्लस GL n के जगह पे ब्रैकेट में हो जाएगा माइनस का AL माइनस का BM डिवाइड बाई C, और HLM तो आपके पास एज इट इज रहेगा इज इक्वल टू 0। ना इसको सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय C से मल्टीप्लाई करके ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बनेगा -AFLM। ठीक, फिर -BFM का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे C कैंसिल हो गया, जैसे मल्टीप्लाई किया C कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी C कैंसिल हो जाएगा, तो AGL² आएगा माइनस के साइन के साथ में, AGL² प्लस माइनस माइनस, फिर BGLM, फिर यहाँ पे आपके पास में है HLM इज इक्वल टू कितना, 0। पूरे इक्वेशन को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस के साथ में, सो मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन। ठीक है, तो -1 भी आप लिख सकते हैं, बेटर रहेगा। तो -AGL² इसको हम पहले लिखेंगे, तो ये बन जाएगा AGL² प्लस,
फिर उसके बाद में माइनस का BGLM, माइनस था प्लस माइनस से मल्टीप्लाई किया प्लस हो जाएगा। फिर उसके बाद में ये माइनस AFLM लिखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा -AFLM। फिर ये देखिए ये प्लस में था माइनस में हो जाएगा -HLM। फिर उसके बाद में BFM², तो प्लस BFM² इज इक्वल टू 0। जो माइनस था उसको हमने प्लस लिख दिया, जो प्लस था उसको हमने माइनस लिख दिया, ठीक है। नाउ पहला वाला आपके पास में AGL² प्लस, ये तीनों में से LM कॉमन निकल रहा है तो क्या बच रहा है आपके पास में BG प्लस AF माइनस का H कॉमन निकल गया LM प्लस BFM² इज इक्वल टू 0। यहाँ हम अज्यूम करके चल रहे हैं एम हमारा जो है वो नॉन जीरो है, नॉट इक्वल टू 0। तो पूरे इक्वेशन को हम लोग M² से डिवाइड कर देंगे। सो डिवाइड बाय M², तो AG L² अपॉन M² हम लोग इसको लिख सकते हैं L अपॉन M का होल स्क्वायर प्लस BG प्लस AF माइनस H। M को M² से डिवाइड करेंगे तो एक M कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर में एक M बचा रहेगा L अपॉन M प्लस सिर्फ यहाँ पे हमारे पास में बचा रहेगा BF इज इक्वल टू कितना 0। अब चूंकि अगर आप L अपॉन M को x मान लोगे तो AG(x² प्लस ये कुछ तो नंबर है BG प्लस AF माइनस H इंटू एक्स प्लस C इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है। देखिए L अपॉन M का स्क्वायर फिर L अपॉन M प्लस BF इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है किसके फॉर्म में, L अपॉन M के फॉर्म में। क्लियर हो गई बात। और यहाँ पे आपको एक चीज और नोट डाउन करके चलनी है, यहाँ पे L और M, ठीक है, दोनों जीरो नहीं हो सकते। अगर L जीरो रहेगा तो M नॉन जीरो रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या मान के चल रहे हैं, M नॉन जीरो है, ठीक है। अगर सपोज M जीरो हो गया और L दोनों जीरो हो गया, L और M दोनों जीरो हो गए, तो अगर L और M दोनों जीरो हो गया तो यहाँ पे 3 से देखिए L भी जीरो M भी जीरो, तो N भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों ऐसा, क्योंकि L² प्लस M² प्लस N² इज इक्वल टू हमेशा कितना होता है, 1 होता है। तो LMN तीनों कभी भी जीरो के इक्वल में नहीं रहेंगे, एक तो उसमें से नॉन जीरो रहना चाहिए। तो सपोज L और M दोनों जीरो, तो N कितना होना चाहिए, 1। बट यहाँ पे तो पॉसिबल ही नहीं कि L और M दोनों एक साथ में जीरो हो, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा M जो है वो नॉन जीरो है, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे M से डिवाइड किया हुआ है, ठीक। अब इसके बाद में चूंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब देखिए कुछ तो चीजें यहाँ पे हम इसको बना लेते हैं, इक्वेशन नंबर 4 बना लेते हैं। नाउ इफ हमारे पास दो वेक्टर है, ठीक है, मान लेते हैं इफ L1 कॉमा M1 कॉमा N1 एंड L2 कॉमा M2 कॉमा N2 आर द DCS of the two vectors given by equation 1 and equation 2, then ये जो L1 अपॉन M1 होगा ना एंड L2 अपॉन M2 होगा, ये दोनों क्या होंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4 के क्या होंगे, रूट्स होंगे। L1 अपॉन M1 एंड L2 अपॉन M2 आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यू का मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4, ठीक है। देयरफॉर हमने बचपन में 10th में पढ़ा था, जब भी हमारे पास में AX² प्लस BX प्लस C इज इक्वल टू 0 और इसके दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, सो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, C अपॉन A होता है, बराबर। तो सेम कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। सो देखिए अल्फा मतलब L1 अपॉन M1 मल्टीप्लाइड बाई दूसरा L2 अपॉन M2 इज इक्वल टू क्या होगा, C अपॉन A। C का मतलब कांस्टेंट, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास में BF अपॉन L अपॉन M का कोएफिशिएंट दैट इज AG, तो ये हो गया हमारे पास में AG। तो इसको अगर हम अरेंज करके लिखें, सो यहाँ पे अगर हम इसको अरेंज करके थोड़ा सा लिखें, मतलब कि L1 इंटू L2 डिवाइड बाई M1 इंटू M2, ठीक है। तो F के डिनोमिनेटर में अगर मैं A लिखता हूँ F अपॉन A और ये B को डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में लेके आता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा G अपॉन B, ठीक है। तो यहाँ से L1 L2 अपॉन M1 N2 इज इक्वल टू क्या मिला, F अपॉन A डिवाइड बाई G अपॉन B। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, L1 L2 डिवाइड बाई F अपॉन A को डिनोमिनेटर में लेके आ जाओ लेफ्ट साइड के, और M1 M2 को राइट साइड के न्यूमरेटर में लेके चले जाओ। M1 M2 अपॉन क्या हो गया, G अपॉन B। अब क्लियरली देख सकते हैं आपको क्या प्रूव करके लाना है, F अपॉन A प्लस G अपॉन B प्लस H अपॉन C इज इक्वल टू 0। तो इसलिए हमने इसको इस तरीके से बनाया, इसको बना लिया हमने इक्वेशन नंबर 5। क्लियर हो गई बात। नाउ नेक्स्ट पेज पे सिमिलरली हम लोग प्रूव कर सकते हैं। सिमिलरली
we can prove that L1 L2 divide by F upon A is equal to N1 N2 डिवाइड बाई H अपॉन C। ठीक है, तो इस केस में हम इसको हम कैसे प्रूव करेंगे? देखिए, जब हमने L1 L2 अपॉन F अपॉन A इज इक्वल टू M1 M2 अपॉन G अपॉन B ली, ये प्रूव करके दिखाया, तो हमने N की वैल्यू निकाली किसके फॉर्म में? L और M के फॉर्म में। अगर हमें ये वाला प्रूव करके बताना है L1 L2 अपॉन F अपॉन A इज इक्वल टू N1 N2 अपॉन H अपॉन C, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग यहाँ से M का वैल्यू निकालेंगे, मतलब M यहाँ पे गायब हो जाएगा। ठीक है, M का वैल्यू निकालेंगे। M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? M इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस, राइट साइड में AL जाकर के माइनस AL माइनस CN अपॉन B हो जाएगा। फिर इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, सॉल्व करेंगे। और चूंकि हमने यहाँ पे M स्क्वायर से डिवाइड किया था, ठीक है, तो जब हमें L1 L2 अपॉन N1 N2 वाला चाहिए, ये वाला पार्ट चाहिए, N1 N2 वाला पार्ट चाहिए, तो हम इसको किससे डिवाइड करेंगे? इसको हम N स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये आप प्रैक्टिस करेंगे, आपके लिए छोड़ के रख रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे इसको मैंने बना लिया 6, तो पीछे आप 5 देख सकते हैं, L1 L2 अपॉन F अपॉन LHS, और राइट साइड में M1 M2 अपॉन G अपॉन B RHS। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही सेम है। तो फ्रॉम 5 एंड 6 से हमको क्या मिलता है? L1 L2 डिवाइड बाई F अपॉन A इज इक्वल टू M1 M2 अपॉन G अपॉन B था, इज इक्वल टू N1 N2 डिवाइड बाई H अपॉन C था। इसको हम कुछ सपोज कर लेते लैम्डा, तो यहाँ से हमारे पास में L1 L2 कितना आता है? लैम्डा इंटू F अपॉन A, और M1 M2 कितना आएगा हमारे पास में? लैम्डा इंटू G अपॉन B, और N1 इंटू N2 कितना आएगा? लैम्डा इंटू H अपॉन C। ठीक, नाउ सिंस द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, ये हमको दिया हुआ है वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, तो अगर परपेंडिकुलर है तो उसके डीसीएस का मल्टीप्लीकेशन कितना होगा? 1, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। टू वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो उनके डीसीएस का मल्टीप्लीकेशन L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 कितना होता है? 0 होता है। बट L1 L2 आपने कितना निकाला? लैम्डा टाइम्स ऑफ F अपॉन A प्लस M1 M2 लैम्डा टाइम्स ऑफ G अपॉन B प्लस N1 N2 लैम्डा टाइम्स ऑफ H अपॉन C इज इक्वल टू 0। पूरे इक्वेशन को लैम्डा से डिवाइड कर दिया, डिवाइड बाय लैम्डा, तो हमारे पास में क्या आया? पहला आया F अपॉन A प्लस दूसरा क्या आया? G अपॉन B प्लस तीसरा क्या आया? H अपॉन C इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 17। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 जो है, ये क्वेश्चन नंबर 17 से थोड़ा आसान है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ A 1 2 3 B 4 5 6 आर 2 पॉइंट्स, देन फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट B टू द लाइन ज्वाइनिंग द ओरिजिन एंड पॉइंट A। तो आपको एक पॉइंट A दिया हुआ है 1 2 3, और B पॉइंट आपके पास में दिया हुआ है 4 5 6। ठीक है, सो क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग? B से एक लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो कि ओरिजिन को और पॉइंट ए को ज्वाइन करते हैं, मतलब ओ ए लाइन को। तो सपोज कर लिया हमने फुट ऑफ द परपेंडिकुलर हमारे पास में एम हो गया, और ये पॉइंट आपका बी है। क्लियर? सो अज्यूम कर लेते हैं, लेट कैपिटल एम इज इक्वल टू, हमने मान लिया इसको, ये हमारे पास में एक्स वाई एंड जेड। ठीक, सो देखिए नाउ ओ एम का डी आर एस ऑफ ओ एम इज इक्वल टू डीआरएस 2 पॉइंट के फॉर्म में डीआरएस कैसे निकालते हैं? वो आपका ओरिजिन है, ये ध्यान में रखिए। तो 0 0 0 हो गए उसके कोऑर्डिनेट, तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, तो x माइनस 0 y माइनस 0 z माइनस 0, तो ये आपके पास हो जाएगा इज इक्वल टू x कॉमा वाई कॉमा जेड। ये ओ एम का डीआरएस हो गया। नाउ ओ ए का डीआरएस निकालेंगे, डी आर एस ऑफ ओ ए। ठीक है, जो कि आपके पास में हो जाएगा, फिर से ए का कोऑर्डिनेट क्या है? 1 2 3, ओरिजिन का 0 0 0, तो 1 माइनस 0 1, 2 माइनस 0 2, 3 माइनस 0 3, तो ये ओ ए का डीआरएस हो गया। बट ओ एम और ओ ए क्या है? कोलिनियर है, ठीक है, या पैरेलल है। बट सिंस ओ ए एंड ओ एम आर कोलिनियर, या फिर पैरेलल आप लिख सकते हैं, तो जब दो लाइन कोलिनियर है तो उनके डीआरएस जो होते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब कि x अपॉन 1 इज इक्वल टू वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू z अपॉन 3 इज इक्वल टू कुछ तो कांस्टेंट होगा, सपोज कर लेते हैं लैम्डा। तो यहाँ से हमारे पास में x इज इक्वल टू क्या आ रहा है? लैम्डा। y इज इक्वल टू क्या आ रहा है? 2 लैम्डा।
और z इक्वल टू क्या आ रहा है हमारे पास में 3 लैम्डा। देयरफॉर आपके पास में अब m का कोऑर्डिनेट क्या बन जा रहा है आपके पास में, x की वैल्यू क्या आ गई लैम्डा, y की 2 लैम्डा और z का कितना आ जा रहा है अपने पास में 3 लैम्डा। m मिल गया। अब m मिल गया तो bm का जो है आप निकाल दीजिए drs। देयरफॉर drs ऑफ bm, b आपको पता है, m तो आपको पता चल गया। तो लैम्डा माइनस बी का कोऑर्डिनेट क्या है 4, तो लैम्डा माइनस 4 हो गया। दूसरा 2 लैम्डा माइनस 5, तीसरा 3 लैम्डा माइनस कितना 6 हो गया। ठीक है, तो ये बी एम का डीआरएस हो गया। बट बी एम और ओ ए जो है आपस में परपेंडिकुलर है, बट सिंस बी एम इज परपेंडिकुलर टू ओ ए, देयरफॉर अगर दो वेक्टर या दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो उनके डीआरएस का मल्टीप्लीकेशन करना कितना होता है 0। मतलब कि ओ ए का डीआरएस कितना है 1 मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा माइनस 4 प्लस ओ ए का दूसरा डीआरएस कितना है 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 लैम्डा माइनस का 5 और तीसरा डीआरएस है 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 लैम्डा माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। तो ये बनेगा लैम्डा माइनस 4, इधर 2 इंटू 2 4 लैम्डा माइनस का 10, इधर बनेगा 3 इंटू 3 9 लैम्डा माइनस का 18 इज इक्वल टू 0। सो 4 लैम्डा प्लस 5 9 5 14 लैम्डा और यहाँ पे 18 प्लस 10 हो जाएगा 28, 28 4 ऐड होकर के हो जाएगा माइनस का 32 इज इक्वल टू 0। सो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास में 32 डिवाइड बाई 14 जाकर के राइट साइड में डिवाइड कर देगा, 2 से कैंसिल करेंगे ये हो जाएगा 16/7। ठीक, सो लैम्डा आपको मिल गया। ना लैम्डा की वैल्यू उठा करके एम में पुटअप कर दो। देयरफॉर एम इज इक्वल टू सिंपली आपके पास में आ जाने वाला है 1, पहला आएगा 16/7, दूसरा आएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32/7, तीसरा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 48/7। तो ये आपके पास में हो गया क्वेश्चन नंबर 18। तो यहाँ पे आपका एक्सरसाइज 5.4 खत्म होता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।